Hello everyone, this is Manjul Sharma. Welcome to my YouTube channel Interesting Social Science. Dear friends, हम बात कर रहे थे 10th क्लास के फर्स्ट चैप्टर हिस्ट्री की, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप. वी हैव डिस्कस्ड 3 पार्ट ऑफ दिस चैप्टर and today we are going to discuss next part. नेक्स्ट हेडिंग इज़ अ न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815. हमने इससे पहले पढ़ा था कि जो नेपोलियन है उसको हटा दिया जाता है, यानी कि वाटरलू की जब लड़ाई होती है तो उसमें वो हार जाता है और उसके बाद कंजर्वेटिज़म एक नया मोड़ जो है अब यूरोप के नेशनलिज्म में आने वाला है. यानी यूरोप की जो हिस्ट्री है उसके अंदर एक नया जो रास्ता है वो निकल करके आ रहा है, उसको हम आज डिस्कस करेंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. अ न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815. इससे पहले वीडियो को आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें. सो कंजर्वेटिज्म के बारे में हमने पढ़ा था कि एक ऐसा पॉलिटिकल जो हमने फ़िलॉसफी है जहाँ पे बात की जाती है ट्रेडिशन की, इंस्टीट्यूशंस की, जो कस्टम्स हैं, ओके, उसमें कहा जाता है कंजर्वेटिज्म की एक थ्योरी थी जहाँ पे बोला जाता है कि कोई भी कस्टम है, कोई भी ट्रेडिशन है या कोई भी थ्योरी है, उनमें ग्रेजुअली चेंज होना चाहिए, ना कि एकदम से उसके अंदर चेंज कर दें. ओके, जैसे रशियन रेवोल्यूशन हुआ था तो उसके अंदर भी कंजर्वेटिज्म की जो रेडिकल्स थे, लिबरल्स थे और कंजर्वेटिव्स थे, तो उसमें भी ये बात कही थी कि जो लिबरल्स थे उनकी डिमांड जो थी वो चाहते थे कि सोसाइटी के अंदर चेंज हो, और वैसे ही जो रेडिकल्स थे वो भी सोसाइटी के अंदर चेंज चाहते थे, लेकिन वो डिमांड कर रहे थे वुमेन सफरगेट मूवमेंट की, यानी कि वुमेन्स को भी राइट्स मिलने चाहिए. वैसे ही जो कंजर्वेटिव्स थे, यानी कि एक ऐसी एलीट क्लास, एक हाई क्लास सोसाइटी जहाँ पे अमीर लोग रहते हैं, उन्होंने डिमांड रखी कि पहले तो उन्होंने मानने से मना कर दिया कि सोसाइटी के अंदर कोई भी चेंज नहीं होना चाहिए, लेकिन जब प्रेशर बढ़ा, लोगों ने फोर्स किया, रेवोल्यूशन होना स्टार्ट हो गए, तो फिर उन्होंने बोला कि देखो, चेंज सोसाइटी के अंदर हो लेकिन एक ग्रेजुअल प्रोसेस में हो. ऐसा ना हो कि कोई आज एक राजा है, कल को उसको बिठा करके रोड में डाल दिया, तो वैसे नहीं होना चाहिए. चेंजेस होने चाहिए लेकिन ग्रेजुअली होने चाहिए, धीरे धीरे चेंज होने चाहिए. तो कंजर्वेटिज्म की बात हम करेंगे तो यहाँ पे ये इसके बारे में बताता है. चलिए अब देखते हैं कि यूरोप के अंदर जो कंजर्वेटिज्म थे वो क्या कर रहे थे. एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी यहाँ से बन जाता है, तो उसके बारे में थोड़ा ध्यान रखें. अब देखिए, फॉलोइंग द डिफीट ऑफ नेपोलियन 1815, यूरोपियन गवर्नमेंट्स वर ड्रिवन बाय स्पिरिट ऑफ कंजर्वेटिज्म. जैसे ही नेपोलियन को वहाँ से हटाया गया, यानी कि वो हार गया, तो जो यूरोपियंस लोग थे वो चाहते थे कि कंजर्वेटिज्म यहाँ पे आए, एक स्पिरिट उनके अंदर जाग गई. एंड कंजर्वेटिज्म बिलीव्ड that established traditional institution of state and society like the monarchy, the church, the society hierarchies, property and the family should be preserved. ओके, उन्होंने बोला, कंजर्वेटिज्म का ये मानना था कि जो ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, स्टेट और सोसाइटी है, वहाँ पे मोनार्की, चर्च और सोशल हिरार्कीज़ जो है, और प्रॉपर्टी है, परिवार शुड भी, जो यहाँ पे फैमिली शुड भी प्रिजर्व्ड होनी चाहिए. Most of conservatives, however, did not purpose a return of society of a pre-revolutionary days. अब देखो, यहाँ पे एक सोचने, मतलब समझने वाली बात ये है कि जो पहले के कंजर्वेटिज्म थे, वहाँ पे जो कंजर्वेटिव थे वो उनकी जो थिंकिंग थी वो थोड़ी अलग थी. लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करें तो उन्होंने बोला कि देखो, जो चेंज, rather they realized from changes initiated by the Napoleon that modernization could in fact strengthen traditional institution like the monarchy. इन्होंने बोला कि जो चेंजेस नेपोलियन ने सोसाइटी के अंदर किए थे उनको हम एज इट इज़ रहने देते हैं, जैसे हैं वैसे ही रहने देते हैं, और थोड़ा जो इसमें चेंजेस है वो उसको हम करेंगे, ठीक है ना, ताकि इसमें जो मॉडर्नाइजेशन है उसको स्ट्रेंथन मिल सके ट्रेडिशन इंस्टीट्यूशन में, जैसे कि मोनार्की. ओके, दोबारा से ये मोनार्की को इस्टेब्लिश करना चाहते हैं. ये बात समझने वाली है. कंजर्वेटिज्म का मतलब आप ये समझ के चलो कि मोनार्की मतलब किसी राजा का जो शासन है उनकी बात कही गई. लेकिन उन्होंने ये बात भी कही कि जो नेपोलियन है उसके द्वारा जो चेंजेस किए गए थे, चाहे सोसाइटी के अंदर थे, कैसे भी थे, वो उन्होंने बोला कि वो ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. एंड इट कुड मेक स्टेट पावर मोर इफेक्टिव एंड स्ट्रॉन्ग. अब ये उनका मानना था कि ऐसा करने से जो स्टेट की पावर है वो स्ट्रॉन्ग होगी, ओके, और इफेक्टिव होगी.
a modern army, an efficient bureaucracy, a dynamic economy, the evolution of feudalism and serfdom could strengthen the autocratic monarchy of यूरोप। तो इन्होंने बोला कि आर्मी को स्ट्रॉन्ग किया जाना चाहिए, जो एफिशिएंट ब्यूरोक्रेसी होनी चाहिए, एंड डायनामिक इकोनॉमी एंड एवोल्यूशन ऑफ फ्यूडलिज्म एंड सर्फडम, जो ऑटोक्रेटिक मोनार्की वहाँ पे है यूरोप के अंदर, उसको स्ट्रेंथन मिलनी चाहिए। ठीक है ना। नेक्स्ट देखो, इन 1815 रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द यूरोपियन पावर्स। अब यहाँ पे समझने वाला पॉइंट है कि 1815 के अंदर जो रिप्रेजेंटेटिव थे यूरोपियन पावर्स थे, उसमें थी ब्रिटेन, रशिया, पर्शिया और ऑस्ट्रिया। ओके, हु हैड कलेक्टिवली डिफीटेड नेपोलियन, जिन्होंने इकट्ठे होकर के नेपोलियन को हराया था। मेट एट वियना टू ड्रॉ अप अ सेटलमेंट फॉर यूरोप, और ये सारे जो कंट्रीज़ थे ये वियना में मिले और उन्होंने एक सेटलमेंट बनाई यूरोप के बारे में। द कांग्रेस वॉज होस्टेड बाय द ऑस्ट्रियन चांसलर ड्यूक मेटरनिक। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। ये जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे ये जो नाम आ रहा है, जो चांसलर है, ठीक है ना, यहाँ पे ब्रिटेन था, रशिया था और पर्शिया था, ऑस्ट्रिया था। ये लोग वियना में आकर के मिले और इन्होंने एक जो कांग्रेस थी वहाँ पे, कांग्रेस वाज होस्टेड बाय द ऑस्ट्रियन चांसलर। ठीक है ना। तो कोई एक पार्टी है जिसको होस्ट कर रहे थे चांसलर ड्यूक मेटरनिक। द डेलीगेट्स ड्रू अप द ट्रीटी ऑफ वियना 1815, और उन्होंने 1815 के अंदर ट्रीटी ऑफ वियना की एक संधि होती है, विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ अनडूइंग मोस्ट ऑफ द चेंजेस दैट हैड कम अबाउट इन यूरोप ड्यूरिंग द नेपोलियन वॉर्स। तो जो चेंजेस यूरोपियन इतिहास के अंदर, यूरोप के इतिहास में नेपोलियन के टाइम में आए थे, उनके ऊपर उन्होंने चेंजेस करना स्टार्ट किए। तो पहले उन्होंने देखो क्या बोला, द बर्बन डायनेस्टी विच हैड बीन डिपोज्ड ड्यूरिंग द फ्रेंच रेवोल्यूशन वॉज रिस्टोर्ड टू पावर। अब एक बार हम फिर फ्लैशबैक में चलते हैं और समझते हैं, जैसे कि फ्रांस का जो रेवोल्यूशन हुआ था तो उसमें जो बर्बन डायनेस्टी थी, ओके, उसका जो रूलर था लुइस 16, उसको राजगद्दी पे बिठाया जाता है। लेकिन जब 1789 के अंदर रेवोल्यूशन होता है तो उसको हटा दिया जाता है। लेकिन फिर से अब 1815 के अंदर दोबारा से उसको रिस्टोर किया गया, पावर में लाया गया, राजा बनाया गया। फ्रांस लॉस्ट द टेरिटरीज इट हैड एनेक्स्ड अंडर नेपोलियन। जो फ्रांस ने टेरिटरीज को जीता था नेपोलियन के टाइम में, ओके, एंड फ्रांस लॉस्ट द टेरिटरीज इट हैड एनेक्स्ड अंडर द नेपोलियन, तो उसको भी कंट्रोल में किया गया। अ सीरीज ऑफ स्टेट्स वर सेटअप ऑफ द बाउंड्रीज ऑफ फ्रांस टू प्रिवेंट फ्रेंच एक्सपेंशन इन फ्यूचर। और जो फ्रांस है उसकी एक बाउंड्री बना दी गई ताकि फ्यूचर के अंदर कोई भी अपनी जो बाउंड्री है उसको एक्सपेंड ना करे। Thus the kingdom of Netherlands, which included Belgium, was set up in the north and Geneva। देखो, नीदरलैंड को और बेल्जियम को नॉर्थ में रखा गया, एंड पर्शिया जिनेवा वॉज एडिड इन द पिडमोंट इन द साउथ। यहाँ पे जिनेवा और पिडमेंट जो है इसको साउथ में रखा गया। पर्शिया वॉज गिवन इंपॉर्टेंट न्यू टेरिटरीज इन द वेस्टर्न पार्ट, और जो पर्शिया था उसको वेस्ट में रखा गया। फ्रांस की यहाँ पे बात हो रही है। एंड वाइल ऑस्ट्रिया वॉज गिवन कंट्रोल ऑफ द नॉर्दर्न इटली, और ऑस्ट्रिया को बोला गया कि आपने जो कंट्रोल है नॉर्दर्न इटली के ऊपर रखा गया। एंड बट द जर्मन कन्फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट्स दैट हैड बीन सेट अप बाय द नेपोलियन वॉज लेफ्ट अनटच्ड। सारी सेटलमेंट यहाँ पे की जा रही है फ्रांस के अंदर, अलग अलग जो कंट्रीज़ है यानी कि उनको बनाया जा रहा है, लेकिन जर्मनी के अंदर जो 39 स्टेट्स थी यानी कन्फेडरेशंस थी उनको अनटच रखा गया, उनको नहीं छुआ, वैसे कि जैसे थे वैसे उनको रखा गया। एंड इन द ईस्ट रशिया वॉज गिवन पार्ट ऑफ द पोलैंड। ईस्ट में यहाँ पे रशिया पड़ता है, तो रशिया वॉज गिवन पार्ट ऑफ पोलैंड वाइल पर्शिया वॉज गिवन अ पोर्शन ऑफ सैक्सोनी। ठीक है ना। द मेन इंटेंशन वॉज टू रिस्टोर द मोनार्कीज दैट हैड बीन ओवरथ्रोन बाय द नेपोलियन एंड क्रिएट अ न्यू कंजर्वेटिव ऑर्डर इन यूरोप। तो इनका जो मेन इंटेंशन था वो था मोनार्की को रिस्टोर करना, जो कि नेपोलियन के द्वारा ओवरथ्रोन कर दी गई थी, मतलब कि ख़त्म कर दी गई थी, और एक जो नया कंजर्वेटिव सिस्टम था यूरोप के अंदर ये चाहते थे कि वो बने। ओके, तो इसमें इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो आपका एक तो ट्रीटी ऑफ वियना के अंदर पूछा जा सकता है, और इसमें जो इंपॉर्टेंट इसके जो आंसर आएंगे, यानी आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ट्रीटी ऑफ वियना क्या थी जो 1815 के अंदर हुई, और
कौन कौन सी इसमें जो कंट्रीज़ थी वो इन्वॉल्व थी और क्या इसके अंदर चीज़ें की गई। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि सीरीज ऑफ स्टेट्स सेट अप ऑन द बाउंड्रीज ऑफ फ्रांस प्रिवेंट फ्रेंच एक्सपेंशन इन फ्यूचर। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर आएगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट बात करते हैं, कंजर्वेटिव्स रिजाइम सेटअप 1850 वर ऑटोक्रेटिक। वही कि ऑटोक्रेटिक का मतलब क्या है कि जो एक राजशाही है, ठीक है ना, अमीर लोग, हमने पढ़ा कि बर्बन फैमिली का जो राजा है उसको दोबारा से रिस्टोर कर दिया जाता है, तो मोनार्की की तरफ कहीं ना कहीं बढ़ रहे हैं। दे डिड नॉट टॉलरेट क्रिटिसिज्म एंड डिसेंट एंड साउट टू कर्व एक्टिविटीज़ दैट क्वेश्चन दैट लिजिटिमेसी ऑफ ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट। देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि अब जो कंजर्वेटिव्स थे वो नहीं चाहते थे, क्या नहीं चाहते थे, एक तो क्रिटिसिज्म को नहीं चाहते थे, डिसेंट को नहीं चाहते थे, और कोई भी पर्सन अगर उनके अगेंस्ट बोलता था, ओके, मोनार्की के बारे में, मोनार्की के अगेंस्ट जाता था, तो उसको पनिश किया जाता था, ओके, या क्वेश्चन गवर्नमेंट उस कंजर्वेटिव रिजाइम के अगेंस्ट कोई क्वेश्चन करेगा तो उसके लिए फिर जो रिजल्ट थे उसके वो ख़राब थे, क्योंकि वो उसको टॉलरेट नहीं कर रहे थे। मोस्ट ऑफ दैम इम्पोज्ड सेंसरशिप लॉज टू कंट्रोल व्हाट वाज सेड इन न्यूज़पेपर, बुक्स, plays and song and reflected the ideas of liberty and freedom. Associated with the French Revolution। अब देखो फ्रेंच रेवोल्यूशन से कितनी चीज़ें निकल करके आई थी। एक तो प्रेस के बारे में बोला गया कि भाई आज़ादी होनी चाहिए, लिबर्टी की बात कही गई, एंड फ्रीडम की बात कही गई, इक्वलिटी की बात कही गई। सारी चीज़ें फ्रेंच रेवोल्यूशन से निकल करके आई थी। लेकिन हुआ क्या, द मेमोरी ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन नन less continue to inspire liberals. One of the major issues taken up by the liberal nationalists who criticized the new conservative order was freedom of the press। अब देखिए, जब ये सिस्टम यूरोप के अंदर चल रहा था कि उन्होंने सारे जो भी रूल वगैरह पहले बनाए थे उनको उन्होंने बंद कर दिया। अब जो बाकी लोग बच गए, जो कंजर्वेटिव्स नहीं थे, यानी मोनार्क से बिलोंग नहीं करते थे, या जो लोग उसका क्रिटिसाइज़ कर रहे थे, उन्होंने एक तो उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया कि भाई ये चीज़ें बंद होनी चाहिए, बट लास्ट में उन्होंने कहा कि अगर आप लोग बंद करना चाहते ही है, आप लिबर्टी छीनना चाहते हो, आप इक्वलिटी छीनना चाहते हो, तो कोई बात नहीं, कर लीजिए, लेकिन हमारे पास फ्रीडम ऑफ प्रेस रहनी चाहिए, ओके। तो ये इन्होंने बात कही। जो लिबरल नेशनलिस्ट थे इसके बारे में बात कर रहे थे कि फ्रीडम ऑफ प्रेस एटलीस्ट होनी चाहिए। अब नेक्स्ट बात करते हैं 2.4 के अंदर, द रेवोल्यूशनरीज। एक नया पॉइंट है। अब जो क्रांतिकारी लोग थे वो क्या कर रहे थे, क्योंकि मोनार्क के बारे में तो हमने देख लिया, बर्बन जो राजशाही थी उसको दोबारा से इस्टेब्लिश कर लेते हैं। ड्यूरिंग द ईयर्स ऑफ फॉलोइंग 1815 द फियर ऑफ रिप्रेशन ड्रोव मैनी लिबरल नेशनलिस्ट अंडरग्राउंड। अब देखो क्या हुआ, 1815 के अंदर जैसे ही मोनार्क को दोबारा से लाया गया, राजा को बनाया गया, तो जितने भी नेशनलिस्ट थे, लिबरल नेशनलिस्ट थे, वो अंडरग्राउंड हो गए, क्योंकि ये लोग क्रिटिसाइज़ कर रहे थे उस चीज़ का। तो उन्होंने क्या बोला कि अगर ये उनका क्रिटिसाइज़ करते और सामने रहते तो कहीं ना कहीं वो उनको मार देते, ओके। तो इन्होंने क्या किया, अंडरग्राउंड हो गए, एंड सीक्रेट सोसाइटीज स्प्रिंग अप इन मैनी यूरोपियन स्टेट्स टू ट्रेन रेवोल्यूशनरीज एंड स्प्रेड देयर आइडियाज़। तो ये जो जितने भी लिबरल नेशनलिस्ट थे, ये सारे सीक्रेट सोसाइटी इन्होंने बनाना स्टार्ट की, एंड स्प्रैंग अप इन मैनी यूरोपियन स्टेट्स, और ये सारे उन्होंने फैला दिए पूरे यूरोप के अंदर, ट्रेन रेवोल्यूशनरीज, ओके, एंड स्प्रेड देयर आइडियाज़। टू बी रेवोल्यूशनरी एट दिस टाइम मेंट अ commitment to oppose monarchical forms that had been established after Vienna Congress and to fight for liberty and freedom। तो उन्होंने देखो क्या किया, to be revolutionary at this time meant a commitment। तो ठीक है, जो रेवोल्यूशनरी थे उन्होंने एक कमिटमेंट की, खुद के साथ की या लोगों के साथ की, कि ये जो मोनार्किकल सिस्टम है इसको हमने अपोज करना है, एंड आफ्टर द वियना कांग्रेस एंड टू फाइट फॉर लिबर्टी एंड फ्रीडम, ठीक है ना। मोस्ट ऑफ दीज रेवोल्यूशनरीज ऑल्सो सा द क्रिएशन ऑफ नेशन स्टेट एज ए नेसेसरी पार्ट ऑफ दिस स्ट्रगल फॉर अ फ्रीडम। और बहुत से ऐसे नेशनलिस्ट लोग थे जो चाहते थे कि नेशन स्टेट्स बननी चाहिए। नेशन स्टेट्स के बारे में हमने पहले भी पढ़ा था कि अपनी एक कंट्री होनी चाहिए, उसकी एक अपनी बाउंड्री होनी चाहिए, उसके अंदर जितने भी सिटीजन्स होने चाहिए, इक्वलिटी होनी चाहिए, फ्रीडम होनी चाहिए, हर चीज़ लोगों के पास
अपनी होनी चाहिए, मीन्स टू से दैट वहाँ पे मोनार्किकल सिस्टम नहीं होना चाहिए। तो ये डिमांड कौन कर रहे थे? ये डिमांड कर रहे थे जो रेवोल्यूशनरीज थे वो। नेक्स्ट देखो, वन सच इंडिविजुअल वॉज द इटालियन रेवोल्यूशनरी ज्यूसिपे माजिनी। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ से डायरेक्ट ही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ज्यूसिपे ने माजिनी के ऊपर एक शॉर्ट नोट लिखी है, तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बन ही जाता है। सो बॉर्न इन जिनेवा इन 1807, ज्यूसिपे माजिनी का जन्म जिनेवा में 1807 में हुआ था। एंड ही बिकेम अ मेंबर ऑफ द सीक्रेट सोसाइटी ऑफ कार्बोनरी। और वो सीक्रेट सोसाइटी, ठीक है ना, जो चोरी छिपे लोग इकट्ठे हो रहे थे और वो अपोज कर रहे थे मोनार्किकल जो सिस्टम था उसको, तो उन्होंने एक सीक्रेट सोसाइटी बनाई कार्बोनरी में। एज अ यंग मैन ऑफ 24 ही वॉज सेंट इन टू एग्जाइल इन 1831 फॉर अटेम्प्टिंग अ रेवोल्यूशन इन लिगुरिया। देखो 24 साल के जब उन थे तो उनको एग्जाइल पे भेज दिया गया, वनवास दे दिया। एंड 1831 फॉर अटेम्प्टिंग अ रेवोल्यूशन इन लिगुरिया, ठीक है। ही सब्सिक्वेंटली फाउंडेड टू मोर अंडरग्राउंड सोसाइटीज़ फर्स्ट। और वैसे ही उन्होंने जब वो एग्जाइल पे थे तो उन्होंने 2 अंडरग्राउंड सोसाइटीज़ को बनाया। पहली थी यंग इटली इन मर्सिलीज एंड सेकंड की अगर हम बात करें यंग यूरोप इन बर्न, हुज मेंबर वर लाइक माइंडेड यंग मैन एंड पोलैंड, फ्रांस, इटली एंड जर्मन स्टेट्स। उसके जो लोग थे, जैसे उसने 2 सीक्रेट सोसाइटीज़ बनाई, एक यंग इटली जो मार्सिलिस में थी और दूसरी यंग यूरोप जो बर्न में थी। ओके, और इसमें कौन कौन सी कंट्रीज़ के लोग थे? तो उसमें पोलैंड, फ्रांस, इटली एंड जर्मन स्टेट्स के जो लोग थे वो शामिल थे। माजिनी बिलीव दैट गॉड हैड इंटेंडेड नेशन टू बी नेचुरल यूनिट्स ऑफ मैनकाइंड। अब देखो माजिनी की जो थिंकिंग थी, उन्होंने बोला कि ये जो गॉड है, मतलब कि बिलीव दैट, उन्होंने एक विश्वास रखते थे कि गॉड हैड इंटेंडेड नेशंस टू बी नेचुरल यूनिट्स ऑफ मैनकाइंड, यानी कि ये भगवान का एक आदेश है, गॉड का एक आदेश है कि लोगों को आपस में मिलजुल करके रहना चाहिए और नेशन स्टेट्स यहाँ पे होनी चाहिए। अच्छा, ठीक है। So Italy could not continue to be patchwork of small states and kingdom. It had to be forced into a single unified republic within a wider alliance of nations. अब इन्होंने बोला कि इटली जो है इतने छोटे छोटे किंगडम्स में बंटा नहीं रह सकता, इसको एक होना पड़ेगा। एंड दिस यूनिफिकेशन अलोन कुड बी बेसिस ऑफ द इटालियन लिबर्टी। और यही एक जरिया है जिससे यूनिफिकेशन किया जा सकता है इटली की लिबर्टी का, यानी कि वहाँ पे जो लोग रह रहे हैं। फॉलोइंग हिज मॉडल सीक्रेट सोसाइटीज़ वर सेटअप इन जर्मनी, और यही मॉडल उनका जर्मनी में भी सेट किया गया। फ्रांस, स्विट्जरलैंड, पोलैंड, माजिनीज रिलेंटलेस अपोजिशन टू मोनार्की एंड हिज विजन ऑफ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक फ्राइटेन टू कंजर्वेटिव्स। ओके, और उनका जो विज़न था वो यही था कि जो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक्स हैं, मतलब कि कंट्रीज़ जो है वो कैसी होनी चाहिए, एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक होनी चाहिए, और वो अपोज करते रहे लगातार किसको? कंजर्वेटिव्स को। मेटरनिक वही जो हमने पहले भी पढ़ा था, वियना जब ट्रीटी हुई थी 1815 के अंदर, तो उसका चांसलर था। डिस्क्राइब्ड हिम एज अ मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ आवर सोशल ऑर्डर, और उन्होंने ये डिस्क्राइब किया कि ये जो माजिनी है ये एक बहुत ही खतरनाक दुश्मन है हमारे समाज के अंदर, यानी सोशल ऑर्डर की यहाँ पे बात कही गई। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक पॉइंट था जो हमने डिस्कस किया। तो इसमें से क्वेश्चंस देखो कहाँ कहाँ से आ सकते हैं। ठीक है, जहाँ से हमने अभी पढ़ना स्टार्ट किया, जो कंजर्वेटिज्म के बारे में पूछा जा सकता है। ठीक है, इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन बन सकता है। एंड नेक्स्ट की अगर हम बात करें ट्रीटी ऑफ वियना, 1 मार्क के अंदर क्वेश्चन आ जाएगा कि 1815 के अंदर जो ट्रीटी हुई थी या ट्रीटी ऑफ वियना कब हुई थी, ऐसे पूछा जा सकता है। तो और कौन कौन सी कंट्री उसके अंदर इन्वॉल्व थी, तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एंड नेक्स्ट यहाँ पे एक और पॉइंट आपसे पूछा जा सकता है, वो है मेटरनिक के बारे में। ओके, कि जो वियना संधि हुई थी, वियना ट्रीटी ऑफ वियना हुई थी, उसका जो चांसलर था वो किसको बनाया गया था? तो ड्यूक मेटरनिक। ऐसे 1 मार्क के क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, एंड बड़े क्वेश्चंस के अंदर फिर सीधा ही आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि न्यू जो कंजर्वेटिव सिस्टम था आफ्टर 1815 के अंदर वो कैसे
बना, क्या क्या चीज़ें उसके अंदर इन्वॉल्व थी। और नेक्स्ट में बात करते हैं द रेवोल्यूशनरीज़ की। तो रेवोल्यूशनरीज़ क्या चाहते थे, क्या उनकी डिमांड्स थी, क्या क्या उन्होंने किया। एंड द एज ऑफ रेवोल्यूशंस। एज ऑफ रेवोल्यूशंस के अंदर सीधा ही आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ओके 1830 से लेकर के 1848 के बीच में क्या क्या यूरोप के अंदर चीज़ें चली हुई थी। और ठीक है, तो जो थर्ड पॉइंट है हमारा एज ऑफ रेवोल्यूशन 1830 टू 1848, ये नेक्स्ट जो पार्ट आएगा हम उसमें डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पे हमने डिस्कस किया। और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे ज्यूसिपे माज़िनी। ज्यूसिपे माज़िनी के ऊपर शॉर्ट नोट में सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके, तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, इनको आप स्टडी करोगे तो एग्ज़ाम के अंदर अच्छे आपके मार्क्स आ जाएंगे। अब नेक्स्ट की बात करते हैं द एज ऑफ रेवोल्यूशन 1830 टू 1848। इसको हम नेक्स्ट एम्पायर के इसमें नेक्स्ट पार्ट के अंदर डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स।